अब दोस्तों सब अपना अपना आराम से अपना लेट गए। तभी सानिया उठी वॉशरूम जाने के लिए। पीछे पीछे एक लड़की और गई जो दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई थी क्योंकि अंधेरा बहुत था। सानिया अंदर गई है दोस्तों और काफी देर तक आई नहीं। और 5-7 मिनट बाद सानिया की चीखने की आवाज आई बहुत तेज। सभी लड़कियां एकदम डर के मारे खड़ी हो गई। सबने टॉर्च जला के सब बाथरूम की तरफ भागे। बोला मैं इतना डर गई, मैं तभी चीखी बहुत तेज। तब ये सुन के कुछ लड़कियां बोली कि ये पक्का सीनियर्स का काम है, ये हमें तंग कर रहे हो, हमारी रैगिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। बट रेवती को डाउट था। रेवती ने बोला ना तो बाथरूम में कोई दरवाजा है कोई दूसरा, ना कोई खिड़की है, तो सीनियर्स अंदर कैसे आ सकते हैं? ऐसे कौन सी कोई खुफिया रास्ता है जो सीनियर्स आके और बिना किसी के नज़र में आए वो गायब भी हो गए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बट कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं था किसी के पास। तो सानिया बेचारी डरी सहमी अपने बेड पे आई। रेवती ने थोड़ी देर उससे बातें करी, थोड़ा सा उसको कंफर्ट किया और सब अपना सोने चले गए। करीबन रात के 11-12-1 बजे होंगे शायद। तो लड़कियों को बाहर से किसी के सीढ़ी चढ़ने की आवाज़ आई, इनके जो डॉर्मेट्री तक आने की जो सीढ़ियाँ हैं। और ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान या कोई भी चीज़ बड़े बड़े बूट पहन के, जो बड़े जूते होते हैं वो पहन के, कोई धम 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 करके अच्छी आवाज़ करके भारी आवाज़ से चलता हुआ ऊपर आ रहा है डॉर्मेट्री की तरफ। ऊपर आया, डॉर्मेट्री के दरवाजे तक वो आवाज़ आई, थोड़ा आसपास चक्कर मारा, फिर वो वापस सीढ़ियों से नीचे। और ऐसा 2-3 बार हुआ। और ये आवाज़ सुन के दोस्तों सब लड़कियां डरी हुई थी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था किसी से। और ये 2-3 बार हुआ, उसके बाद ये आवाज़ बंद हो गई। अब अगले दिन सुबह एक लड़की जो थी मौली नाम से, जो डॉर्मेट्री का जो मेन दरवाज़ा था उसके बगल में उसका बेड था। तो मौली को बोला गया, मौली अब से जब भी हम लोग सब अंदर आ जाएंगे तो आप कुंडी लगा देना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मौली ने कहा ठीक है। तो मौली डेली ऐसे करने लगी। अब दोस्तों डेली इनको ऐसी आवाज़ें आने लग गई थी। हर रात 12-1 बजे के बीच में इनको किसी के चलने की आवाज़ आती थी। अब पहले इन लड़कियों को लगता था कि हो सकता है कि जो वार्डन है ये रात में चेक करने आती है। बट एक ने बोला भाई वार्डन तो इतने भारी जूते पहनते ही नहीं है, वो तो सैंडल पहन के आती है। तो किसी ने बोला कि भाई वो भारी जूते भी तो पहन सकती है। फिर एक ने बोला कि भाई इतनी बार वार्डन हमें दिखी है, वो कभी सीढ़ियों से ऊपर नहीं आती, मेरे सीढ़ियों के नीचे ही रहती है, ऐसा भी क्यों है? तो सबको लगा कि शायद ये जो है, ये सीनियर्स जो है इनके, वो इनको तंग करना चाह रहे हैं। और इन सब लड़कियों ने फैसला किया कि हम इस पे कोई रिएक्शन नहीं देंगे, उनको करने दो, कुछ दिनों बाद अपने आप थक के बंद कर देंगी। तो जब 2-3 दिन लगातार ऐसा होने लगा तो लड़कियां हंसती थी कि देखो आ गए वो लोग हमें तंग करने के लिए। अब दोस्तों एक दिन रात में क्या हुआ कि अब ये आवाज अंदर से, बाहर से नहीं, ये आवाज अंदर से आने लगी। और आवाज ऐसी नहीं थी कि कोई बूट पहन के अंदर घूम रहा हो, ऐसा लग रहा था कि कोई दबे पांव कमरे में घूम रहा है। और रेवती जो थी उसकी एक दिन नींद खुली हुई थी, तो उसने बहुत धीमी सी आंख खोली और उसने देखने की कोशिश की अंधेरे में। उसको कुछ नहीं दिखा। जहां से आवाज आ रही थी उस लड़की ने उस तरफ देखने की कोशिश करी, बट उसको कुछ दिखा नहीं। रेवती बहुत ज्यादा डर गई थी, बट करती क्या। और रेवती के जो बेड के चारों तरफ मच्छरदानी लगी हुई थी, तो रेवती को इतना महसूस हुआ कि कोई मच्छरदानी से उसकी तरफ देख रहा है। मतलब मच्छरदानी थोड़ी सी दबी है, बट वहां किसी का चेहरा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा से मच्छरदानी दबी है और रेवती की तरफ देखा और वो जो भी चीज थी वो वापस चली गई। रेवती ने जब ध्यान से देखने की कोशिश करी तो उसको एक परछाई सी जाती दिखी। अब दोस्तों इस चीज से ना ये लड़कियां बहुत ज्यादा डर चुकी थी। अगले दिन सुबह सबने फैसला किया कि भाई अब हम जाके वार्डन से बात करेंगे, इसका कोई इलाज ही नहीं है। अभी सब की सब लड़कियां सुबह उठते ही सीधा बाहर भागी और सीढ़ी से भागती नीचे जा रही थी। तभी इनको सीनियर्स टकरा गए वहां पे। सीनियर्स ने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, क्या हो गया?
एक लड़की ने बोला कि आपसे मतलब, बोला भाई बता दो हमें क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो। अब इन लड़कियों को लग रहा था कि भाई ये लोग ही तंग कर रहे हैं हमें, हैं अभी बहुत हो चुका है, ये तो बहुत हद से ज़्यादा डरा रहे हैं हमको, कोई डेली थोड़ा ना ऐसे करता है। अब इनको लग रहा था वही पूछ रहे हैं उनको क्या बोले। तभी उसमें से एक सीनियर पूछती कि क्या हुआ, किसी के चलने की आवाज़ें आ रही रात को आपको, या आपको ऐसा लग रहा है कोई अंदर डॉर्मेट्री में घूम रहा है। तो एक लड़की बोलती कि हाँ हमें ऐसा लग रहा है। तो बोला कि वो हमको भी लगता था ऐसा, इसलिए हम लोगों ने पिछले साल ये चेंज करवाया था। अब इसमें से एक सीनियर बोलती कि देखो ऐसा है, कई सालों तक ये जो ईस्ट विंग जो बिल्डिंग थी ये बंद पड़ी हुई थी, कोई इसको यूज़ नहीं करता था। बट पिछले साल नई प्रिंसिपल आई है और एडिशन नए बच्चे भी आए थे, तो इस वजह से क्या हुआ था कि हॉस्टल में रूम्स की कमी हो गई थी। तो नई प्रिंसिपल नई ईस्ट विंग की जो बिल्डिंग है इसको खुलवा दिया था नए बच्चों के लिए। अब ये जो स्टूडेंट्स थे, जो अभी जो अब जो सीनियर्स है, ये उस टाइम नए थे, तो इस नई प्रिंसिपल ने इन बच्चों को ईस्ट विंग में शिफ्ट कर दिया था। अब जब इनके साथ ये हादसे होने शुरू हुए तो उन्होंने 2-3 हफ्ते में बोल दिया प्रिंसिपल से बात करके, मैडम हमको यहाँ से जगह हटाओ, हम इस जगह से हमको हटाओ, हम यहाँ नहीं रह सकते। तो प्रिंसिपल ने उनको फिर दूसरी जगह शिफ्ट किया और तब से ईस्ट विंग खाली था। अब क्योंकि ये नए बच्चे आए तो इनको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो सीनियर्स ने लड़कियों को बोला कि और तुम लोग ये बात गलती से भी उद्बला को मत बताना, क्योंकि वो बहुत बेकार किस्म की औरत है, वो तुम्हें ही कुछ उल्टा उल्टा करेगी। बोला सीधे जाके कुछ भी दिक्कत है जाके प्रिंसिपल से बात करो। तो एक लड़की ने पूछा फर्स्ट ईयर की कि ऐसा ऐसा क्या है कि मतलब उद्बला से नहीं बात करनी है। तो उसने बोला कि देखो बहुत पुरानी कहानी है, एक्चुअली में ऐसा बोलते हैं कि ईस्ट विंग में जो है कुछ गोस्ट या प्रेत आत्मा जैसी कोई चीज़ है, और जितने भी लोग वहाँ रहे सबको ये चीज़ फील हुई है। अब ये सुन के जो नई लड़कियाँ थी उनको तो बहुत डर लगने लगा। उनको लगा कि यार मतलब हम जो सोच रहे थे कि सीनियर्स हमें तंग करे, ये कोई और ही थे मतलब। तो एक ने पूछा कि नहीं तो आपने उद्बला का नाम क्यों लिया ऐसा। तो एक सीनियर लड़की बोलती कि देखो ऐसा है, मेरी मम्मी यहाँ पे इसी कॉलेज में मेरी मम्मी पढ़ी हुई है, मेरी मम्मी भी यहाँ पे हॉस्टल में रहती थी। तो मेरी मम्मी को जब पता लगा कि मेरा इस हॉस्टल में एडमिशन हुआ है और उद्बला भी यहाँ पे काम करती है, तो बोला कि मेरी मम्मी ने मुझसे सीधे बोली थी कि इस औरत से बच के रहना, ना इससे बात करना, ना इससे कोई दुश्मनी मोल लेना, बस इससे दूर रहना, ये बहुत बेकार औरत है। तो एक दूसरी सीनियर बोलती कि और एक कहानी भी है पीछे जो ज़्यादातर हॉस्टल में सबको पता है, सारे टीचर्स को पता है, सारे वार्डन्स को पता है। बोला कि 2 बहनें हुआ करती थी, आसाम से आई थी यहाँ पे पढ़ने, जुड़वा बहनें थी, और दोनों को यहाँ पे ऊपर उसी डॉर्मेट्री में मार दिया गया था। एक दिन क्या हुआ था कि पूरा हॉस्टल जो है वो पिकनिक पे जा रहा था। उसमें से एक जो बहन थी, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद उसकी थोड़ी तबीयत खराब सी होनी शुरू हुई, तो वो नहीं जा पाई। तो उसके चलते उसकी जो जुड़वा बहन थी उसने भी सोचा कि मैं वहीं साथ में रुक जाती हूँ। अब उस टाइम हॉस्टल में उद्बला थी, वो थी, और एक लाइब्रेरियन थी। लाइब्रेरियन तो पूरे टाइम लाइब्रेरी में थी और उद्बला भी पूरे टाइम लाइब्रेरी में थी, बट उद्बला आधे घंटे के लिए लंच करने के लिए लाइब्रेरी से बाहर गई थी। अब सबको ऐसा लगता है कि उद्बला ने ही मारा है, बट पुलिस को या किसी को कोई सबूत नहीं मिला उद्बला के खिलाफ, लेकिन अंदर अंदर सबको ये लगता है कि इसी ने ही उन 2 लड़कियों को मारा है। अब ये सुन के ये जो नई लड़कियां थी ये तो बहुत डर गई थी, इन सब के होश उड़ गए थे। इनको ये समझ नहीं आ रहा था कि हम करें क्या। तो उस पर जो सीनियर्स थी उन्होंने बोला कि तुम लोग डरो मत, तुम लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तुम जाके प्रिंसिपल से बात करो। ये सारी लड़कियां गई, प्रिंसिपल से बात करी। जब प्रिंसिपल से बात करी तो प्रिंसिपल ने बोला कि मुझे 1 आध हफ्ते का टाइम दो, मैं इस चीज़ को रिजॉल्व करती हूँ, मैं दूसरी जगह देख के तुम लोग को वहाँ पे शिफ्ट करती हूँ। अब दोस्तों इन नई लड़कियों के पास और कोई चारा तो नहीं था। इनको 10-12 दिन या जब तक प्रिंसिपल उनको नई रूम नहीं दे देती, नई रहने की जगह नहीं दे देती, उनके पास कोई भी चारा नहीं था। इनमें से कई लड़कियों को ऐसा लग रहा था कि हमने गलती तो नहीं कर दी, अपना गांव अपना शहर छोड़ के हम इतनी दूर यहाँ पढ़ने आ गए जो। अब इसी बारे में रात में बैठ के वो लोग सब डिनर के बाद सब आपस में झुंड बना के सब बातें करने लगी और सब डिस्कस करने लगी कि क्या करना चाहिए। तो किसी ने बोला कि
देखो हमें ये सब बातें यहाँ पे नहीं करना चाहिए, हो सकता है कोई आत्मा हो, कुछ हो, वो हमारी बातें सुन रही हो, तो हम कुछ भी बात करेंगे हम डॉर्मेट्री के बाहर करेंगे, अंदर नहीं करेंगे। बाहर ग्राउंड में जाके करेंगे, क्लासरूम में जाके करेंगे, लेकिन इधर कुछ बात नहीं करेंगे। अब जो मौली एक लड़की थी, वो इनकी बात सुन के वो चलते चलते आई। अब क्योंकि झुंड बना हुआ था, सब एक ही बेड में 3-4 लोग सब ऐसे ऐसे बैठे हुए थे, तो इसने भी एक जगह देख के वहाँ बैठ गई। अब ये बैठ गई सानिया के बेड पे। अभी जैसे ही सानिया के बेड पे बैठी, तो इसको अचानक से जैसे इसको चक्कर से आने लगे। इसने ऐसे बोला कि यार मुझे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है, और मुझे कभी सर दर्द होता नहीं, ऐसा क्यों हो रखा है। और तभी सब लड़कियों की नजर गई इस पे, मौली पे, और मौली बेड पे एकदम लेट गई। और जैसे ही लेटी, तो उसमें से एक आध लड़कियों की चीख निकल गई मौली को देख के। तो मौली ने एकदम बोला कि क्या हुआ, मतलब तुम लोग चीख क्यों रहे हो। तो रेवती में बैठी रेवती ने बोला कि अरे मौली तुम ठीक हो। मौली ने बोला हुआ क्या, बोला तुम्हारे मुंह पे खून क्या लगा हुआ है। तो मौली ने अपना मुंह छू के देखा तो खून था। तो मौली एकदम डर के मारे चिल्लाते हुए भागी बाथरूम में अपना मुंह धोने के लिए। तो कुछ लड़कियां बोलती कि अरे जरूर कुछ मौली में दिक्कत है, इसमें इसको कुछ बीमारी मारी जो उसने हमें बताई नहीं है, ऐसे मुंह पे खून कैसे आ जाएगा। सबको लगा हाँ सही बात है यार, खून तो मुंह के अंदर से निकलेगा, बाहर से कौन कहाँ से खून आ गया। अब मौली, अब 2-3 लड़कियां मौली के साथ और गई। मौली ने अपना मुंह वो धोया, और तभी सानिया आके अपने बेड पे आके लेटी। और दोस्तों जब सानिया आके लेटी, सेम चीज़ सानिया के साथ भी हुई कि सानिया के भी अचानक सर में दर्द होना शुरू हुआ, और सानिया के भी मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकलना शुरू हुआ। अब ये देख के दोस्तों सब लड़कियां बहुत ज़्यादा डर गई, तो चीखने लगी, चिल्लाने लगी बहुत तेज। उन्होंने डॉर्मेट्री का दरवाज़ा खोल के सब लड़कियां बाहर को भागी। अब क्योंकि रेवती और सानिया की अच्छी दोस्ती थी, तो रेवती ने सानिया का साथ देना ज़्यादा ज़रूरी समझा। रेवती जो है वो सानिया के पास गई और उसको उठाने की कोशिश करी, बट सानिया इतनी भारी लग रही थी कि रेवती से उठ भी नहीं पा रही थी, हिल भी नहीं पा रही थी। और सानिया जो है एकदम बुत की तरह एकदम ऐसी बैठी हुई थी। सब लड़कियां चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मतलब बिल्कुल केओस हो रखा था बिल्कुल वहां पे। और इनकी आवाज़ सुन के वो आसपास के जो वार्डन थे, जो टीचर थे, वो सब आए, प्रिंसिपल भी आई। और प्रिंसिपल ने जब आके देखा कि रेवती ने सानिया को पकड़ रखा है और सानिया के मुंह से पूरा खून निकल रहा है, सानिया ना कुछ बोल पा रही है ना कुछ, तो प्रिंसिपल ने भी इसको उठाने की कोशिश करी। और जब प्रिंसिपल ऊपर चलते हुए आ रही थी, लेकिन उस टाइम प्रिंसिपल को उद्बला दिखी। प्रिंसिपल ने बोला अरे उद्बला, यू आर द वार्डन ऑफ दिस एरिया, आप यहाँ की वार्डन हो, चलो यहाँ पे, ये स्टूडेंट्स की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी है, चलो साथ में। बट उद्बला सीढ़ियों से ऊपर नहीं आ रही थी किसी वजह से। जब प्रिंसिपल सीढ़ियों के ऊपर चढ़ी, उसने पीछे मुड़ के देखा तो उद्बला नीचे खड़ी थी। उसने उद्बला को फिर बोला, उद्बला ऊपर आओ, आप नीचे क्या कर रहे हो, जल्दी आओ। तो ये सुन के उद्बला आराम आराम से सीढ़ी चढ़ के ऊपर आई, बट वो अभी भी डॉर्मेट्री के अंदर नहीं आ रही थी। जो प्रिंसिपल थी वो डॉर्मेट्री के अंदर घुस चुकी थी। उसने फिर बुलाया उद्बला को। उद्बला अब इस बार थोड़ा गुस्से में बुलाया, तुम आ रही हो कि नहीं आ रही हो कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूं। तो उद्बला अंदर घुसी। अब दोस्तों उद्बला ने 2-3 कदम बढ़ाए होंगे बस, और ऐसा लगा जैसे किसी ने उद्बला की पैर पकड़ के खींचे हो, और बड़ी तेज से वो नीचे गिरी, इतनी जोर से नीचे गिरी कि उसका मुंह जमीन पे लगा और वो कट गया और खून बहने लगा। अब ये देख के प्रिंसिपल और बाकी लोग बिल्कुल हैरान हो चुके थे, ये क्या हो गया। और तभी उद्बला एकदम हवा में ऊपर उड़ने लगी, जैसे किसी ने उसको उठा लिया हवा में। डॉर्मेट्री की बाकी लड़कियां स्टूडेंट्स थी, वो तो सीढ़ी से उतर के सब भाग गए थे। डॉर्मेट्री के दरवाजे पे कुछ लेडी टीचर्स खड़ी हुई थी, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाने की, और जो वो देख रही थी। और तभी वापिस नीचे उद्बला नीचे गिरी जमीन पे, और ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको घसीटते हुए उद्बला को बाथरूम में लेके गया। कोई कौन घसीट रहा था कुछ नहीं दिख रहा था, लग रहा था बस ये घसीटती हुई जा रही है पूरा खून होके। और अब बाथरूम में अंदर गई, बाथरूम का दरवाजा बंद था, और अंदर से बहुत तेज उद्बला के चीखने की आवाज आ रही थी, और धीरे धीरे चीख बंद हो चुकी थी। इधर प्रिंसिपल और रेवती और 1-2 टीचर मिलके सानिया को उठाने की कोशिश कर रहे थे, बट वो उठ नहीं रही थी। अब धीरे धीरे किस तरीके से इनको उठाया और सानिया को खींच के बाहर लेके गए।
तब तक जो हॉस्टल के गार्ड्स थे वो आ चुके थे। उनको नहीं पता था कि यहाँ पे क्या हुआ है अभी। प्रिंसिपल ने उनको बोला कि उत्पला बाथरूम में शायद, जाके देखो। और जब तक वो अंदर गए तो उसकी तोड़ी मरोड़ी हुई बॉडी वहाँ पड़ी हुई थी बाथरूम के अंदर। अब दोस्तों 1966 में जब उपेंद्र ने उत्पला को इस हॉस्टल में भेजा था नौकरी के लिए, तो उसका उद्देश्य उत्पला को नौकरी देना नहीं था। उसका उद्देश्य था हरिदेव की दोनों जो बेटियां थी, सलमी और संतति, जो जुड़वा बेटियां थी, उनको जान से मारने का। क्योंकि उपेंद्र जानता था कि अगर हरिदेव की दोनों बेटियों को उसने जान से मार दिया तो हरिदेव के पास कुछ भी करने का कोई इच्छा नहीं बचेगी अपनी लाइफ में। उसकी जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी, उसके कुछ करने की इच्छा खत्म हो जाएगी। दोनों माँ बाप बिल्कुल टूट जाएंगे। उपेंद्र ये बात अच्छे से जानता था। तो अब क्योंकि वो जानता था कि ये कलकत्ता के कॉलेज में ये लड़कियां पढ़ती है, वहीं हॉस्टल में रहती है, इसने उत्पला को भेजा। और एक दिन इसने उत्पला ने ब्रेकफास्ट के टाइम पे इनमें से एक बहन के खाने में कुछ मिला के, ताकि उसको पेट खराब हो, उसकी तबीयत खराब हो, और एक सारा उसने नाटक किया। और जब उसकी वजह से दोनों बहनें वहाँ डॉर्मेट्री में रुक गई थी, तो उत्पला लंच के टाइम लंच करने के बहाने निकल के आई। इसने जो एक बहन थी उसका गला काटा, जो बिस्तर पे वहीं पड़ी हुई थी, और दूसरी बहन को मारते मारते बाथरूम में लगी और वहाँ उसको भी गला काट के मार डाला। और चुपचाप से आके लाइब्रेरी में जाके बैठ गई। जब पुलिस ने तफ्तीश की तो उत्पला के पास एक एलिबाई था। एलिबाई मतलब एक सबूत था कि भाई लाइब्रेरियन थी, कि हाँ ये तो पूरे दिन मेरे साथ थी। अब क्योंकि उत्पला एक औरत थी तो किसी ने उस पर शक भी नहीं किया कि यार ये क्यों मारेगी, ये तो मॉडर्न है, और ये तो पूरे टाइम नहीं थी, बस खाना खा के थोड़ी देर में वापस आ गई थी। ये जो दोनों बहनों की शायद जो आत्मा थी, जो बहुत टाइम से यहाँ भटक रही थी और इंतज़ार कर रही थी किसी तरीके से उत्पला अंदर आए और उससे बदला लिया जाए। और सानिया जो उपेंद्र की पोती थी, अब उसका ऐसा हाल था कि वो अब कुछ बोल नहीं पाती थी, वो एक जिंदा लाश बन चुकी थी, बस वो व्हील चेयर पे रहती थी, कोई लाइफ नहीं बची थी उसकी। अब दोस्तों जो ये दो लड़कियों का मर्डर हुआ था, ये बात सिर्फ उत्पला और उपेंद्र को ही पता थी। उपेंद्र ने कभी नहीं सोचा था कि जो ये दो लड़कियों को मरवा रहा है उसका खामियाजा एक दिन उसी को ही भुगतना पड़ेगा, और एक दिन एक उसकी पोती के साथ भी ऐसा ही कुछ हो जाएगा जिससे वो टूट जाएगा। कर्मा ने अपना काम किया और वही चीज़ हुई उत्पला के साथ। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड कमेंट्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू।